नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और चार धाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। खुले में नमाज पढ़ने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नमाज पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, लेकिन इसे केवल चिन्हित स्थानों पर ही अदा किया जाना चाहिए ताकि आम लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। देखिए, चार धाम यात्रा राज्य की बहुत प्रमुख यात्रा है और लाइफलाइन है चार धाम। इसमें प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण आते हैं, सनातन प्रेमी आते हैं। उनकी व्यवस्था अच्छी हो, इस निमित्त हम लोगों ने, सरकार ने, प्रशासन ने, मंदिर समिति ने, हमारे तीर्थ समाज के लोगों ने, सब लोगों ने पहले से ही लगातार जो 2025 की यात्रा समाप्त हुई थी तब से हमने इसके लिए सभी प्रबंध प्रारंभ कर दिए थे, समीक्षाएं शुरू कर दी थी। और इस वर्ष बहुत ऐतिहासिक 1 माह की जो यात्रा हुई है, लगभग 1 माह में 20,50,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक चार धामों के दर्शन कर दिए हैं। सभी की यात्रा अच्छी हो, अच्छे प्रबंध हो, अच्छा एक अनुभव लोग लेकर यहाँ से जाएं, उसके लिए लगातार हमारा प्रयास है। थोड़ा सा श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ गए हैं केदारनाथ जी में, और यमुनोत्री में जो हमारा एक कैपेसिटी है उसके अधिक लोग पहुंच रहे हैं। उसको व्यवस्थित करना भी चुनौती है, उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावित 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की ओर से विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, बैठकों की रूपरेखा और संगठनात्मक कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर प्रदेश नेतृत्व लगातार समन्वय में जुटा हुआ है और मुख्यमंत्री समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी की गई हैं। का 3 दिन का दौरा प्रस्तावित है और उसके चलते हमने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी उस पर बैठना है, उनसे भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी से भी उसके लिए बैठे हम सब लोग। तो कहाँ कहाँ जैसे ही वो जॉली ग्रांट से आएंगे तो जहाँ जहाँ कार्यकर्ता लोग रहेंगे, ऐसे कुछ जगह स्थापित हुई और कुछ जगह लोग अपने आप स्वयं से भी रहते हैं, तो वो भी जानकारी हमने लेने की कोशिश करी जिला अध्यक्षों से कि कहाँ कहाँ ऐसे स्थान रहे। ऊर्जा निगम और विजिलेंस टीम ने कलियर क्षेत्र में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। कोटा, मुरादनगर, सोहलपुर और रांगड़वाला गांव में हुई छापेमारी से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि टीम ने 3 गांवों से 25 से अधिक लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। ग्रामीण खुलेआम केबल डालकर बिजली चोरी कर रहे थे, लेकिन विजिलेंस टीम ने मौके से चोरी के केबल कब्जे में ले लिए। हमारे यहाँ पर विजिलेंस की कार्रवाई हुई। लगातार विजिलेंस को शिकायतें मिल रही थी गांव से बिजली चोरी होने की। ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा जल रहे थे गर्मी में, तो आज इसी क्रम में हमारे द्वारा 3 गांव में छापेमारी करी गई, सोहलपुर, रांगड़वाला और कोटा मुरादनगर में। इन तीनों जगहों पर काफ़ी जगह बिजली चोरी करते हुए पाए गए। लोग बाग एसी भी चल रहे थे, हीटर भी चलते हुए पाए गए, खाना बनाया जा रहा था। तो आज हमने टोटल 25 मामले बिजली चोरी के पकड़े हैं और आगे हम ये संदेश दे रहे हैं लोगों को कि आगे भी ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी जब तक हम बिजली चोरी पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगाएंगे। बद्री केदार मंदिर समिति के दान के पैसे को माननीयों पर खर्चे किए जाने के खुलासे के बाद मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि बेवजह मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी के आय व्यय का नियमित ऑडिट होता है और हर खर्च का स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य है। जपेंद्र सिंह ने कहा कि समिति ने पूरी पारदर्शिता के साथ खर्च का ब्यौरा ऑडिट में दर्ज किया है। जब देखिए, बेवजह इस मसले को तूल दिया जा रहा है। जब कभी भी कहीं कोई आय और व्यय का खर्चा लिखा जाता है तो उसमें ऑडिट भी होता है और उस ऑडिट में स्पष्टीकरण होना अनिवार्य होता है कि भाई अगर आपने ये पैसा खर्च करा तो कहाँ खर्च करा। नैनीताल जिले में ग्राम विकास अधिकारियों के द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम विकास अधिकारियों को सम्मानित किया।
मंत्री ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विकास की योजनाओं को पहुंचाने के लिए जो भूमिका ग्राम विकास अधिकारियों की रहती है, ये अनुकूली रहती है। इनके द्वारा गांव-गांव तक, घर-घर तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जाता है। इसलिए मैं आज ग्राम विकास अधिकारियों के सम्मेलन में पहुंचा हूँ। हमारा चूंकि हम हर 2 साल बाद द्विवार्षिक अधिवेशन हमारा ग्राम विकास संगठन का रहता है और इस ग्राम विकास संगठन अधिवेशन पे हम लोग जो हमारे जनपद के बेस्ट 3 जो है उनको पुरस्कृत करने का कार्य किया जाता है और हर जनपद से, हर विकास खंड से 2 ग्राम विकास अधिकारी, उत्कृष्ट ग्राम विकास अधिकारी को सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा जाता है। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, चारधाम यात्रा और वीकेंड के चलते भारी भीड़ उमड़ने लगी है। बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह की अध्यक्षता में विशेष ब्रीफिंग आयोजित की गई। प्रशासन ने स्नान मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 11 जोन और 27 सेक्टरों में बांटा है। प्रशासन के अनुसार इस दौरान करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है। को गंगा दशहरा का प्रमुख स्नान है और पिछले सालों में भी हमने देखा है कि अच्छी संख्या में श्रद्धालु स्नान में आते हैं। उसी क्रम में आज हमने फोर्स की जोनल सेक्टर ऑफिसर्स की और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग करी है। पूरे मेला क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स और जोन में डिवाइड किया गया है और ड्यूटी तैनाती आज शाम 23 तारीख से कर दी गई है। इस ड्यूटी का लगातार मॉनिटरिंग किया जाएगा और सभी सेक्टर जोन ऑफिसर्स को बताया गया है कि जितने भी क्षेत्र हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे अतिक्रमण को देखते हुए कोई आवारा पशु, पुलों पर कोई अतिक्रमण न हो, बिजली के तार आदि सभी चेक कर ले और कोई भी अगर कमी है तो उसको आज या कल तक कंप्लीट कर ले। पूरे जो मेला क्षेत्र है इसको 2 सुपर जोन, 11 जोन और 17 सेक्टर्स में बांटा गया है और इसमें पुलिस मुख्यालय और रेंज तरह से हमें पर्याप्त पुलिस बल मिला है और अभी इसकी ब्रीफिंग की गई है और परसों स्नान है और आज ड्यूटी का 7 बजे से हमारा डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वीकेंड की वजह से भी शहर में भीड़ है। तो हरिद्वार पुलिस पूरी तरह गियर अप है, इसमें हम पूरी तरह तैयार हैं। तो प्रयास ये रहेगा जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको ट्रैफिक जाम या फिर घाटों पे भीड़ भाड़ की वजह से अव्यवस्था का सामना न करना पड़े और जितने और विभाग हैं, संबंधित विभाग हैं जो कि मेले में सहयोग करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, जैसे नगर निगम हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, कई सारे विभाग हैं, बिजली विभाग, पानी विभाग। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग के बीच मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान देते हुए कहा कि गाय का संरक्षण केवल सरकार के भरोसे संभव नहीं है, इसके लिए समाज को भी जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में गाय का विशेष स्थान है और मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। विजयवर्गीय ने कहा कि कई संत पहले गाय को भोजन कराते हैं और उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करते हैं। राष्ट्रीय साजिश चल रही है, उसका एक ही उदाहरण। इसके अलावा गाय को लेकर राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग लगातार उठ रही है, आप क्या मानते हैं? देखिए, गाय हमारे दिल के अंदर है, गौ माता के प्रति हमारे दिल में स्थान है। तो मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि अब मुस्लिम मौलवी भी कहने लगे हैं कि गाय माता को सम्मान देना चाहिए और वैसे भी गाय माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है। मैंने अनेक संतों को देखा जो अन्न लेते हैं तो गौ माता को पहले। उत्तरकाशी में देर रात भागीरथी नदी के बीच बने टापू में फंसे 2 यात्रियों का एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन और पुलिस टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर सफल रेस्क्यू किया। बता दें कि रात करीब 8:55 पर सूचना मिली कि भागीरथी नदी के टापू में 2 यात्री फंस गए हैं। सूचना मिलते ही आपातकालीन परिचालन केंद्र उत्तरकाशी ने तुरंत एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन क्यूआरटी और पुलिस टीम को उपकरणों के साथ मौके पर रवाना किया। टीमों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों यात्रियों को सुरक्षित नदी से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। गंगा दशहरा से पहले हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर भीषण जाम ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वीकेंड और चारधाम यात्रा के चलते वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया है, जिससे दिल्ली देहरादून हाईवे पर लंबी कतार लग गई। चंडी घाट
फ्लाईओवर पर यात्री घंटों तक फंसे रहे और प्रचंड गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। कई जगहों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। वहीं पुलिस और प्रशासन लगातार यातायात सुचारू करने में जुटे हैं, लेकिन बढ़ते दबाव के कारण व्यवस्था संभालना चुनौती बना हुआ है। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर हड़ताल कर दी। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेका कंपनी अलायंस पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दे रही, साथ ही समय पर पूरा वेतन और ओवरटाइम का भुगतान भी नहीं किया जाता। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि भुगतान नहीं होने पर वो काम बंद रखेंगे। वहीं अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर मनु जैन ने ठेकेदार को सोमवार शाम तक पूरा भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया है। देखिए, इनका जो है पुरानी कंपनी जो अलायंस थी वो काफ़ी समय से इनके वेतन भुगतान में परेशान कर रही थी और हम लोग लगातार इनका वेतन का भुगतान के लिए दबाव बना के भुगतान करा रहे थे और यही कारण था कि हमने इनको एक्सटेंशन नहीं दिया। इसीलिए जो है हमने एक नई कंपनी का इनको जो विकल्प नहीं दिया इन्हें, नहीं तो इनका भी सेवा विस्तार दिया जा सकता था, क्योंकि इनकी जो भुगतान की समस्या बहुत समय से चल रही थी। हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में कमेटी के पैसों को लेकर हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया, जहां 34 वर्षीय महिला पूजा गुप्ता ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला ने मरने से पहले एक ऑडियो वायरल किया था, जिसमें उन्होंने सैलून संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए करीब 25 लाख रुपए और सोने की रकम वापस न मिलने की बात कही। साथ ही मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि पैसे मांगने पर महिला को प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और वायरल ऑडियो वीडियो की पड़ताल की जा रही है। कमेटी के पैसे विवाद में यह बड़ा मामला सामने आया। हरिद्वार से ये तस्वीरें सामने आपको बता दें, कमेटी के पैसों को लेकर यह विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। वहीं पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार से यह पूरा मामला सामने आया। सैलून संचालक पर गंभीर आरोप लगाए गए। हरिद्वार में जहां महिला की जहर खाने से मौत हो गई है। आपको बता दें, मारपीट का वीडियो भी सामने आया। हरिद्वार से ये पूरा मामला सामने है। आपको बता दें, पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है और सैलून संचालक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है। एक महीने में दोनों धामों में 6 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 19 अप्रैल से 22 मई 2026 तक यमुनोत्री धाम में 3,39,818 और गंगोत्री धाम में 3,34,265 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कुल 6,74,083 यात्रियों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। मसूरी में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा पत्रकारों के लिए कथित रूप से इस्तेमाल किए गए टटपुंजी शब्द पर कड़ा ऐतराज जताया। कांग्रेस नेताओं ने इसे चौथे स्तंभ का अपमान बताते हुए भाजपा सरकार पर निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाने का आरोप लगाया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और उपेंद्र थापली ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और सरकार आलोचक पत्रकारों को निशाना बना रही है, जबकि पक्षपाती मीडिया को संरक्षण दिया जा रहा है। बड़े वाले तो सब बिक चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथों। तो मैं यही कहूंगा कि उनकी आवाज दबाने का प्रयास है और उसको जो है ये जो शब्द उन्होंने बोले इसको उनको अपनी इस जबान से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो पत्रकारों को जो है टटपुंजिया कहा। तो मैं यही आपके माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि वो माफी मांगे और प्रदेश में जो पत्रकार अपना योगदान दे रहे हैं, काम करने के लिए आवाज उठा रहे हैं, उसको दबाने का प्रयास करें। मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि जो बड़े वाले पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ बहुत मजबूत स्तंभ है इस पूरे देश का, जिसके जो एक रीढ़ की हड्डी है इस देश की, जिसको आज आघात पहुंचाया जा रहा है।
चाहे शब्दों की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक देर रात एक घटना होती है, रात 3 बजे पुलिस जाती है, तो किस तरह की कार्रवाई है, किस तरह की कानून व्यवस्था है? एक प्रश्न खड़ा होता है उनके ऊपर, क्या आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है? आज उनकी बीवी बच्चों के सामने उनको मारपीट करके उनको वहां से ले जाया जाता है। क्या वो कोई आतंकवादी है, कोई हिस्ट्री शीटर थे? वो अगर उन्होंने कोई खबर चलाई भी थी, अगर उसका कोई विरोध भी था, तो आप उसे नियमों के तहत पुलिस के थाने में लाते। हल्द्वानी के मुखानी स्थित हनुमान मंदिर के पास एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कमरे के बाथरूम में युवक का नग्न अवस्था में शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिनांक 21 मई को एक सूचना आई थी जिसमें पुलिस द्वारा मौके पे जाके चेक किया गया तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर पुलिस और होटल के जो भी कर्मचारी थे उनके साथ अंदर चेक किया गया तो उसमें एक व्यक्ति जो चित अवस्था में पड़ा था वो नग्न अवस्था में था पूरा। तो मौके पे जो स्थिति थी उसने काफ़ी वोमिटिंग भी कर रखी थी, तो संभावना प्रतीत हो रही थी शायद कोई उसने जहरीली वस्तु का सेवन किया है। सितारगंज कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यापारी विजय कुमार गोयल का खोया हुआ मोबाइल फोन मध्य प्रदेश से बरामद कर उन्हें वापस सौंप दिया। वार्ड नंबर 2 निवासी विजय गोयल ने 10 फरवरी को फोन गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं मामले में कोतवाल सुंदरम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और 16 मार्च को मध्य प्रदेश से फोन बरामद किया। इनका फ़ोन ना ये गायब हो गया था, तो इन्होंने उसकी गुमशुदगी लिखाई थी, तो गुमशुदगी के उसमें हमने इसकी जांच करवाई थी। जांच करवाने की इसमें इसकी लोकेशन वहाँ एमपी में आई, तो किसी को ये मिसिंग फ़ोन मिल गया था, तो उनसे बात करने के बाद इसको मंगवाया गया, जिन्होंने पार्सल के माध्यम से इसको यहाँ भिजवा दिया। मामला ये है कि मेरा ये फ़ोन गुम हो गया था और ये सितारगंज पुलिस ने सुंदरम शर्मा जी ने एमपी से बरामद किया है और मुझे आज बुला करके वापस लौटाया है और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे बहुत से फ़ोन इन्होंने बरामद किए हैं जो कि जनता को इन्होंने वापस किए हैं और मैं आए दिन इनके वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ और मैं फॉलो भी करता हूँ और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं सुंदरम शर्मा कोतवाल जी। इस फ़ोन को गुमे हुए 3-4 महीने लमसम हो गए हैं और मैं बराबर अपडेट लेता रहता था और इन्होंने आज खुद मेरे को फ़ोन करके बुला करके मेरा फ़ोन वापस किया है। हल्द्वानी के टांडा जंगल में देर रात सनसनीखेज हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। वन विभाग में संविदा पर कार्यरत प्लांटेशन वॉचर की उसके ही साथी ने कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर हल्द्वानी कोतवाली और टीपी नगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेसिकली ये श्री मेवालाल नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है और इनकी जो है उनके फार्म जहां पर वो निगरानी करते थे वहीं पर एक नृशंस हत्या की सूचना हम लोगों को मिली थी। तो घटनास्थल का जो निरीक्षण है वो हम लोगों के द्वारा किया गया, साथ में मौके पे फॉरेंसिक यूनिट के द्वारा भी जो वैज्ञानिक पद्धति से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई और इस दौरान जो हम लोगों ने पूछताछ की उसमें एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया जिसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और फिलहाल इसमें अभी तहरीर प्राप्त हुई है और हम लोग उस पर अभियोग पंजीकृत करके उसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सितारगंज उप जिला चिकित्सालय में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत से हड़कंप मच गया। वहीं ग्राम कोठा निवासी आरती को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बाद में उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि समय पर सही इलाज नहीं मिल पाया और डॉक्टरों ने उसे निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। रात करीब 2 बजे महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। उसके संदर्भ में एक हाई लेवल कमेटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय नगर द्वारा परिजनों की शिकायत पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो कमेटी 3 दिन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी। उस कमेटी में डॉक्टर संदीप दीक्षित जो उप जिला चिकित्सालय काशीपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, डॉक्टर नम्रता त्रिपाठी वरिष्ठ स्त्रीरोग प्रसूति विशेषज्ञ जिला अस्पताल रुद्रपुर और डॉक्टर सुधीर गुप्ता वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधमसिंह नगर शामिल हैं। ये 3 दिवस के भीतर पूरे मामले की जांच करके और रिपोर्ट भेजेंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सालय में
आज घोर लापरवाही के कारण जो है हमारी बहन आरती का जो है निधन हो गया है और यहाँ पे डॉक्टर जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी तो यहाँ पे कमी यह है कि एक जूनियर को जो है यहाँ के प्रभार दे रखा है। कुलदीप यादव जो है सबसे जूनियर डॉक्टर जो उसको दे रखा है किसी सीनियर को ना देकर, और प्लेन MBBS कर रखी है उनने, कोई वो भी नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि यहाँ पे किसी सीनियर को जो है जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर की पौड़ी पर शनिवार को गंगा स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान के बावजूद श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर राहत महसूस कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि गर्मी के बीच गंगा का शीतल जल उन्हें न सिर्फ शारीरिक राहत देता है बल्कि आध्यात्मिक सुकून भी प्रदान करता है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती दिखी। पवित्र हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाने और भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि चिलचिलाती धूप और लगातार बढ़ते पारे की वजह से हो रही दिक्कतों के बावजूद आध्यात्मिक अनुभव और गंगा का शीतल जल उन्हें राहत का एहसास करा रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, गर्मी तो पैर जल रहे हैं। अब लोगों ने नीचे बिछा तो रखे हैं प्लास्टिक के, बट स्टिल वो गीला होने तक तो ठीक है। जब वो सूख जाते हैं उसके बाद में वो भी प्लास्टिक ज़्यादा गर्म हो जाता है जी। हम यहाँ गर्मी से बचना है। हम एक्चुअली गुड़गांव से हैं, तो हम यहाँ गर्मी से बचना है और यहाँ का पानी इतना सुहाना और बहुत अच्छा पानी है। लेकिन जो ग्राउंड है वो थोड़ा गर्म है, तो आप ध्यान से चलिए अगर आप यहाँ आएंगे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, लगता है 40 डिग्री से ज़्यादा ही है। लेकिन यहाँ का मतलब परिवेश जो है बहुत शांतिपूर्ण है और आके बहुत प्रसन्न महसूस होता है। और गंगा में नहाने के बाद तो अलग ही एक्सपीरियंस है। चिलचिलाती धूप के बावजूद हर की पौड़ी पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। पर्यटक इस भीषण गर्मी के दौर में भी अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक छोटी वीकेंड ट्रिप के साथ जोड़ रहे हैं। देहरादून में अनिश्चित मौसम और पश्चिम एशिया संकट का असर अब बाजारों पर दिखाई देने लगा है। गर्मी के मौसम में जहां एसी और कूलर की बिक्री बढ़ने की उम्मीद थी, वहीं इस बार मांग में गिरावट दर्ज की जा रही है। व्यापारियों के अनुसार रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान सामान्य रहने लगा है, जिससे कूलिंग उपकरणों की बिक्री प्रभावित हुई है। साथ ही पश्चिम एशिया संकट के चलते कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी भी एक बड़ा कारण बन रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी का मौसम है और कूलिंग उपकरणों की मांग बढ़नी चाहिए, लेकिन ये रुझान कम से कम भारत के कुछ हिस्सों में प्रभावित हो रहा है। देहरादून में व्यापारी इसके दो प्रमुख कारण बता रहे हैं। एक तो पश्चिम एशिया संकट, जिसने वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित किया है और कच्चे माल की लागत में वृद्धि की है, और इस साल गर्मी में अनिश्चित मौसम। अचानक और रुक रुक कर होने वाली बारिश से तापमान गिर जाता है और पश्चिम एशिया संकट के कारण कूलर और एयर कंडीशनर की बिक्री प्रभावित हुई है। अगर जो हम सीजन को देखते हैं जिस हिसाब से डिमांड बढ़नी चाहिए तो उस हिसाब से डिमांड नहीं बढ़ी है, बट डिमांड हाँ थोड़ी बढ़ी है। तो अगर जो हम देखें तो पहले से थोड़ी डिमांड बढ़ गई है। ये अभी 2-3 दिन हुए हैं, जैसे बारिश से बंद हुए उसके 2-3 दिन से मतलब गर्मी बढ़ गई है थोड़ी सी। तो अभी कस्टमर निकलना चालू हुआ है। अभी उस हिसाब से डिमांड नहीं है जिस हिसाब से आनी चाहिए थी। अगर जो हम ये 2024 की बात करते हैं उस रेशियो में भी नहीं है ये डिमांड। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के देहरादून के निदेशक ने मौसम को लेकर व्यापारियों की राय की पुष्टि की है। इस गर्मी में अप्रैल और मई दोनों महीनों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। हमारा जो रेनफॉल है वो एवरेज से नॉर्मल से ज्यादा ही रहा है। अभी सीजन एज ए होल 20-21% के आसपास प्लस में चल रहा है। अप्रैल में 40% प्लस था। नॉर्मल 46 mm हमको वैल्यू है, और जबकि हमको 65 मिलीमीटर के आसपास रेनफॉल मिला था मई में, और अप्रैल में 46 mm मिला था, जबकि नॉर्मल हमारा 39 है। तो ये भी प्लस में 18% था। व्यापारियों का ये भी कहना है कि जीएसटी दरों में कमी से ग्राहकों को जो लाभ मिलना चाहिए था, वो पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे माल की लागत में वृद्धि से बेअसर हो गया। इसी वजह से निर्माताओं को कूलिंग उपकरणों की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। एसी पे जीएसटी घटा था तो उसका वही असर कोई नहीं मिला कस्टमर को, क्योंकि रेट वही उतने बढ़ गए। 10% करीब 15% वैसे ही बढ़ गए। एक तो वेस्ट का जो डिस्टर्बेंस है, ऑयल क्राइसिस जो थोड़ा हो रखी है, गैस की प्राइस प्रॉब्लम जो चल रही है लोगों को, उस सब से मेरे ख्याल से उससे फर्क पड़ा है।
और दूसरा ये सडन जैसे एकदम सीजन भी वो कर रहा है, मतलब रेगुलर सीजन नहीं है, एकदम धूप, फिर मौसम कैसा था, अभी तो बारिशें पड़ रही थी, उसकी वजह की बढ़ोतरी से दबाव और बढ़ने की संभावना है। व्यापारियों का कहना है कि परिवहन लागत में इजाफे के रूप में इसके प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। फ्यूल प्राइसेस की वजह से बस यही होगा हमारा तो कि ट्रांसपोर्टेशन हमें महंगी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। जब एक तो कॉस्ट मटेरियल रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो बढ़ गया, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ अब जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, अब माल भी हम मंगाएंगे, तो माल जब हम मंगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन से ही मंगाएंगे, अब फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे तो किराया भी बढ़ेगा, तो सारी चीजें हैं ना जी एक से रिलेटेड, बिल्कुल बढ़ा है जी। अब जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारा ट्रक 28,000 लेता था, अब वही सेम ट्रक 32,000 कह रहा है। फिलहाल घरेलू उपकरण विक्रेता पश्चिम एशिया संघर्ष के खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथ ही वे चाहते हैं कि गर्मी का मौसम फिर से अपने पूरे शबाब के साथ लौट आए। जब तक ऐसा नहीं होता, ग्राहकों के लिए उनका इंतजार जारी रहने की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।